नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। हरियाणा सरकार के बजट सत्र का आगाज हो गया। बजट सत्र के पहले दिन पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु 25 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करेंगे। चुनावी साल होने की वजह से बजट में सरकार लोक लुभावन घोषणाएं कर सकती है। सरकार किसानों कर्मचारियों को राहत का बड़ा ऐलान कर सकती है। बजट में गेस्ट टीचर्स के लिए भी सरकार उनकी मांगों को मान सकती है। हरियाणा सरकार पंजाब की तर्ज पर पेट्रोल डीजल पर वैट की दर कम कर सकती है। छोटे किसानों को पेंशन देने के लिए सरकार ब्यौरा तैयार कर सकती है। उम्मीद की जा रही है केंद्र की तरह भी पेंशन किसानों के लिए जारी कर सकती है हरियाणा सरकार। कुल मिलाकर मनोहर सरकार इस बजट में लोगों को खूब लुभाने की कोशिश कर सकती है और तमाम उम्मीदों के बीच आज से बजट सत्र का हुआ आगाज। आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़े हुए हैं। रेणु भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी से इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो वहीं ललित नागर विधायक है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। प्रदीप देसवाल जननायक जनता पार्टी से इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और चर्चा को आप सभी मेहमानों के साथ आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि आखिर इस बजट से उम्मीदें क्या हैं। आज बजट सत्र की शुरुआत के साथ हुआ क्या कुछ और इन उम्मीदों के बीच चुनावी साल में ये बजट क्या कुछ तोहफे दे सकता है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र बुधवार से शुरू हो गया। हालांकि बजट सत्र के पहले दिन पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देकर सत्र की कार्यवाही को गुरुवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये सदन 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के वीर जवानों के दुखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है और महान वीरों की शहादत पर शत शत नमन करता है। ये सदन शहीदों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। सत्र के शुरुआत के दिन सीएम खट्टर ने शोक प्रस्ताव पढ़ा। उसके बाद कार्यवाही को गुरुवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन ये सत्र अपने आप में काफी अहम और खास रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि यह सरकार का आखिरी और चुनावी साल होने की वजह से सदन में जहां कई अहम घोषणाएं होने के आसार हैं, वहीं चुनावी साल होने की वजह से इस सत्र से कई तोहफे सरकार प्रदेश के किसानों और कर्मचारियों को दे सकती है। 25 फरवरी को प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु प्रदेश का बजट पेश करेंगे। माना जा रहा है कि सरकार का ये आखिरी बजट और चुनावी साल होने की वजह से सरकार टैक्स फ्री बजट पेश कर सकती है। साथ ही सभी वर्गों के कल्याण का ये बजट हो सकता है। वहीं उम्मीद ये भी की जा रही है इस बार के बजट में खट्टर सरकार पड़ोसी राज्य पंजाब की तर्ज पर पेट्रोल और डीजल पर वैट कम कर प्रदेशवासियों को राहत दे सकती है। इसके अलावा पिछले काफी दिनों से सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे गेस्ट टीचर के लिए भी सत्र से कोई अच्छी खबर आ सकती है। वहीं सरकार का पूरा फोकस किसानों को बड़ी राहत देने पर रहेगा। सरकार ने प्रदेश के छोटे किसानों को बड़ा तोहफा देने की भी पूरी तैयारी कर रखी है। केंद्र सरकार की तरफ से छोटे किसानों को पेंशन देने की घोषणा को ध्यान में रखते हुए खट्टर सरकार ने हर एक जिले से किसानों का ब्यौरा तैयार कर लिया है। इसके अलावा सरकार इस सत्र में किसान कल्याण के लिए कुछ दूसरी घोषणाएं भी करने की तैयारी में है। इस सत्र के दौरान ही सरकार केंद्र की राशि के साथ कुछ अन्य राशि जोड़कर किसानों को किसान पेंशन के नाम पर चुनावी मौसम में तोहफा देने का फैसला ले सकती है। बजट सेशन है, बहुत ज्यादा कोई उम्मीदें नहीं है, बाकी तो देखने के बाद ही हम कह पाएंगे। जिस तरीके से इस सरकार ने तो कर्जा ही डबल करवाया है। आज हरियाणा के हर निवासी के ऊपर जो पहले 5 साल पहले जो कर्जा हुआ करता था उससे डबल अब हो गया है। तो और वो डबल कर्जा, वो पैसा जो लेते हैं वो इन्होंने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है। जगह जगह जो चीज़ें होनी चाहिए थी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मैं पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर ही बता दें ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट, एक सिंगल बड़ा प्रोजेक्ट लगाया हो। मुद्दे बहुत हैं, 4.5 साल हो गए हैं। जिस तरह से इस सरकार की पूरी नाकामियां हैं, हर
तरह से पूरी तरह से ये सरकार जो है नाकाम रही है, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो या किसानों का मामला हो, कर्मचारियों का मामला हो, पानी का मामला हो, बिजली का मामला हो, इनके जो है ये हमारे जो व्यापारी भाई हैं उनके मामला हो, हर तरीके से विकास का मामला हो, और जो ये स्वच्छ भारत का मामला हो, ये सारे के सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं। गौरतलब है कि चुनावी साल होने के साथ साथ प्रदेश सरकार का ये आखिरी बजट सत्र है। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार इस बजट सत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए राहत लेकर आए। 5 नगर निगम चुनाव में जीत और फिर उसके बाद जींद उपचुनाव में मिली बीजेपी की ऐतिहासिक जीत से खट्टर सरकार बेहद उत्साहित है और अब सरकार इस सत्र से भी कई बड़े तोहफे देकर इस चुनावी साल में भी अपने लिए जीत पर आगे चलने की कोशिश में ही रहेगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। शुरुआत चर्चा की करें वीरेंद्र सोनी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊं, कितनी उम्मीद लगा सकते हैं इस बजट सत्र से, और इसमें जो बजट आने वाला है उससे प्रदेश को कितनी उम्मीद होनी चाहिए? ये बजट कोई दिशा दिखाने वाला बजट होगा या चुनाव से करीब, जिस तरह से तमाम पिछली सरकारों से लेकर और अब तक चुनावी बजट के हिसाब से लोक लुभावन वादे होते रहे हैं, वही देखने को मिलेंगे? ये मनोहर सरकार का मनोहर बजट होगा, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सिर पर है, तो इसलिए कर रहित बजट होगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ये तो सबको मालूम है ही है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पंजाब की तर्ज पर यहां भी पेट्रोल और डीजल सस्ता किया जाएगा, क्योंकि दबाव है तो इसलिए करना पड़ेगा। सबसे ये लगता है किसानों की प्राथमिकता पर सबसे ज्यादा जोर होगा। किसानों को पेंशन देने की बात है, उसकी पूरी योजना बनाई जा रही है। और आज भी राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी ये कहा गया है कि हरियाणा पहला राज्य होगा जो किसानों को पेंशन देने की दिशा में अग्रसर होगा। जो 2000 रुपए की किस्त है सबसे पहले हरियाणा की ओर से किसानों को दी जाएगी। उसमें आज जो सुभाष बराला जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, उसने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है। तो सरकार इस दिशा में तो आगे बढ़ रही है और ये जल्दी घोषणा हो जाएगी। डिजिटल जितने आंकड़े हैं किसानों के वो तैयार किए जा रहे हैं और ये मार्च के पहले सप्ताह तक तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मार्च के पहले सप्ताह में ही ये लगता है लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो जाने की संभावना है। तो सरकार हर तरह से कृषि के साथ साथ उद्योगों के लिए भी इसके अंदर काफी समावेश रहेगा। उद्योगों को लुभावने के लिए नए उद्योग धंधे आए, बड़े उद्योगों के लिए बड़ी कई समिट्स भी हुई हैं, लेकिन कितना निवेश आया है वो बात तो अलग विषय है। लेकिन सरकार की प्राथमिकता ये रहेगी कि उद्योगों को भी रियायतें दी जाएं। व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा वोट बैंक है, किसान के साथ साथ व्यापारी वर्ग को भी लुभाने का प्रयास होगा। और इसके साथ साथ सरकार ये भी कहेगी युवाओं के लिए भी, इसमें कुछ ना कुछ युवाओं के लिए भी जरूर समावेश किया जाएगा। और कैप्टन अभिमन्यु अब जब इतनी बार बजट पेश कर चुके हैं, उनको पिछले अनुभव भी हैं, तो वो इस बात का अनुभव रखेंगे कि हर वर्ग का ध्यान रखा जाए। सरकार की तरफ से ये कोशिश होगी। लेकिन विपक्ष है, नेचुरल बात है, विपक्ष तो सरकार की खामियों को पकड़ेगा और जो सरकार के पहले वादे थे उसमें कितने पूरे हुए कितने नहीं पूरे हुए, जमीनी धरातल पर क्या स्थिति है, निश्चित रूप से विपक्ष सरकार को घेरने का अवसर नहीं छोड़ेगा। और सरकार के सामने सबसे बड़ी संकट यह आने वाला है कि जो भी घोषणाएं की हैं उनका जमीनी स्तर पर आकलन किया जाए तो क्या स्थिति है और जनता तक कितना लाभ पहुंचा है। निश्चित रूप से राजनीतिक मोर्चे पर सरकार काफी मजबूत है। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष संगठित और मजबूत उतना नहीं है जितना होना चाहिए था चुनाव के वक्त। तो इसलिए सरकार काफी प्रफुल्लित भी है और उसकी अब लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी भी है और लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव होने की संभावना भी पूरी तरह बनी हुई है। तो इसलिए इस बजट पर दोहरा केंद्र जो ध्यान रखकर इसलिए बजट को मनोहर बजट में जो होगा, मुझे लगता है सभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा इसके अंदर। प्रदीप, मैं आपका रुख करूं, आप लोगों को क्या उम्मीद लग रही है? कुछ मिलने वाला है हरियाणा को? चुनाव से पहले ही शायद कुछ अनाउंसमेंट हो जाए जो बेहतर हो, कितनी उम्मीद आप लोगों को है? देखिए, चुनाव के भाग्य से कम भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और इनके जो गलत नीतियों को लगातार जो हरियाणा प्रदेश की जनता खामियाजा भुगत रही है उसका, अगर चुनाव के बहाने ही हरियाणा प्रदेश की जनता को कुछ मिलता है तो ये अच्छी बात है। कम से कम सरकार के जाते जाते कुछ तो राहत मिलेगी। और हम तो उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से कि उनकी सरकार जहां एक तरफ जो फसलें बर्बाद हुई हैं किसानों की खराब मौसम ओलावृष्टि की तरफ से, उस तरफ जरूर ध्यान दें। वो अन्य काफ़ी ज़्यादा मुद्दे हैं, अगर विस्तार से बताऊंगा तो शायद समय कम रह जाएगा। हम विधानसभा में मांग भी करेंगे, हमारे जो विधायक हैं उनको विशेष समय दिया जाए, अवसर दिया जाए बोलने का। हम पुरजोर तरीके से हरियाणा की सभी जो मुद्दे हैं, जो बातें हैं और सभी जो मांगे हैं उनको उठाएंगे। और सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में जो वायदे इन्होंने किए थे
उन पर भी हम सवाल पूछेंगे कितने वायदे पूरे किए हैं और जो पूरे नहीं हुए वो क्यों नहीं हुए। प्रदीप, आपने अभी अपनी बात रखते हुए कहा कि आपके जो विधायक हैं, मुद्दा तो वैसे बजट है, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूंगा कितने विधायक हैं आपके? हमारे विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और चुनाव से पहले मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं जी कि ज्यादातर विधायक दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर और चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर चलकर हरियाणा प्रदेश की विकास की ओर लेके जाने के लिए सहयोग समर्थन व कंधे से कंधा मिलाकर हमारी इस लड़ाई को लड़ेंगे। चलिए ठीक है, कितने विधायक हैं ये आप कह रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं, और शायद आप वो चीज़ स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से एक कुर्सी भी नेता प्रतिपक्ष की अभी तक खाली नहीं हो पा रही है, और ये तमाम चीज़ें। जी प्रदीप, आप भी स्वीकार करेंगे, ये बात तो आप भी स्वीकार करेंगे जी कि संत भी नहीं हुए हमारी पार्टी को बने हुए, विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती आ रही है और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी की जहां तक हम बात करें तो ये तो शायद अब तोस करा लेनी चाहिए कि क्योंकि समान विधायक हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि कम से कम नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अभय सिंह चौटाला जी ने हरियाणा प्रदेश के किन मुद्दों को उठाया, सरकार के सामने हरियाणा प्रदेश की आवाज को मजबूती से क्यों नहीं उठाया, वो वही जाने। हमें तो नहीं लगता कि कभी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने अच्छे से लड़ाई लड़ी और हरियाणा प्रदेश के किसान, जवान, कमेरे वर्ग या विद्यार्थियों की, युवाओं की रोजगार के मुद्दों को उठा पाए। ठीक है, रेणु भाटिया जी आपका रुख करूंगा। सरकार में आप लोग हैं, सवाल यही कितनी उम्मीद लगाए हरियाणा के लोग, क्योंकि आखिरी बजट है ये, चुनावों से पहले बजट जिसे आप लेकर आ रहे हैं, कितनी उम्मीद रहेगी, क्या कुछ मिल सकता है? देखिए, सरकार ने 4.5 वर्षों में जो काम किए हैं जी, उनकी यदि गणना करने लगे तो आपको 3-4 प्रोग्राम्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, परंतु मैं नटशेल शॉर्ट में अगर बात कहूं तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा है जहां पर सरकार ने अपना फर्ज ना निभाया हो, क्योंकि जनता ने जिस उम्मीद के साथ, जिस आशीर्वाद के साथ हमारे ऊपर विश्वास किया है, हम उस आशीर्वाद को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। ये हमारा पहला लक्ष्य है। और आप अगर बजट की बात करें कि बजट सत्र है और बजट हमारा कैसा होगा, तो आपने पिछले 4 बजट भी देखे, कोई भी बजट ऐसा नहीं था जो आम और खास व्यक्ति जिनसे लिंक्ड ना हो, जुड़ा ना हो। नॉर्मली विपक्ष का एक ही पॉइंट घेरने का होता है कि ये जो है व्यापारियों की पार्टी है और इस तरह से उस तरह से, परंतु अगर हमारी आप केंद्र स्तर पर या प्रादेशिक स्तर पर अगर आप स्कीम्स के ऊपर जाएं, जिनको यदि आप कहें तो मैं गिनना शुरू करूं, परंतु अगर किसी भी स्कीम को अगर आप जाएं, चाहे वो बेटियों से रिलेटेड हो, चाहे वो कर्मचारियों से रिलेटेड हो, चाहे वो हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाएं तो बहुत सारी दिशाओं में नया परिवर्तन हुआ है और बहुत सारा पाइपलाइन में है जो होना है और बहुत सारों के जो है अप्रूवल्स हो चुके हैं। परंतु अगर आप ये कहें कि चुनाव सिर पे और हम ये काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। यदि आप पहले दिन की फाइल देखें काम करने के लिए जो बनी और आज तक की देखें तो रूटीन में बनी है। कोई ऐसा नहीं है कि कार्य पिछली सरकारों की तरह पेंडिंग छोड़ दिया जाए और चुनाव से 2-3 महीने पूर्व वादे ऐसा किया जाए और फिर उसके बाद चुनाव की आचार संहिता लग जाए और काम ना हो। डे 1 से केंद्र स्तर पर भी, प्रादेशिक स्तर पर भी हमारी सरकार ने केवल काम किए हैं, क्योंकि हमारा दायित्व बनता है, हमारा फर्ज है। हम जी रेणु जी, प्रदीप आपके पास आऊंगा। ललित जी के पास अगर ऑडियो मिल पाए, ललित जी अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हो तो आपके पास मैं आना चाहूंगा। और सवाल वही कि बजट को लेकर सरकार कह रही है कि हम लगातार 4-4.5 साल से काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ हम चुनावी बजट कहकर जो संबोधित किया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है, ये आमतौर पर जैसे बजट आता है वैसे ही बजट होगा। तो बजट को लेकर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई। आज से बजट सत्र की ये खास बजट सत्र की शुरुआत हुई है। आज तो श्रद्धांजलि शहीदों को देने के बाद आज तो कुछ कामकाज नहीं हुआ, लेकिन अब जब ये आगे बजट आएगा, बजट सत्र चलेगा, उसमें वित्त मंत्री बजट रखेंगे, तो सवाल लोगों के जहन में उठा है कि आखिर वित्त मंत्री क्या लेकर नया आने वाले हैं। वित्त मंत्री आखिर
कैप्टन अभिमन्यु प्रदेश को क्या देने वाले हैं। तो कुछ मोटा मोटी जो तमाम आकलन किया गया है उसमें किसानों को पेंशन मिलने जैसी कोई घोषणा हो सकती है, पेट्रोल डीजल पर वैट कम हो सकता है, ये तमाम संभावनाएं हैं, क्योंकि ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं असर भी डालेंगी चुनाव में। पंजाब सरकार ने जिस तरह से पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर दिया है, उसी लिहाज से शायद मौजूदा सरकार भी कम करे। केंद्र सरकार की तरफ से जो किसानों के लिए 6,000 रुपए सालाना एक आर्थिक मदद देने की शुरुआत की गई है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश हो सकती है, उसको आगे बढ़ाने की कवायद हो सकती है, कोई पॉलिसी लाई जा सकती है पेंशन किसानों के लिए, जिसकी लगातार राज्यपाल के अभिभाषण में भी जिसका जिक्र आया, वो भी हो सकता है। और ऐसे में जो कर्मचारी हैं, जो संविदा कर्मचारी हैं, उनकी मांगे हैं, एनएचएम कर्मचारी उनकी मांगे हैं, रोडवेज कर्मचारियों की अलग मांगे हैं, जो टीचर्स हैं, गेस्ट टीचर्स हैं, उनकी मांगे हैं, वो तमाम चीजों पर किस तरह से सरकार नजर बनाएगी, क्योंकि ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो मुद्दे बने हुए हैं लगातार, और इन मुद्दों से कैसे मौजूदा सरकार इस बजट के जरिए इन तमाम मुद्दों को एड्रेस करेगी, ये एक बड़ा राजनीतिक सवाल भी है। और तमाम विश्लेषक ये मानते हैं कि चुनावी साल होने के चलते इस बजट में इन तमाम चीजों पर सरकार की तरफ से कुछ कदम जरूर उठेंगे, क्योंकि अमल हो ना हो लेकिन कदम उठते हुए जरूर दिखने चाहिए। ये एक तरह की कवायद है, और पॉलिटिकल इसमें अपोजिशन हो या सरकार हो, दोनों तरफ से नंबर गेन करने की कोशिश होती है। और इस तरह के चुनावी बजट जिसे कहा जाता है, चुनाव से पहले जो भी बजट होता है उस पर तमाम आकलन यही होता है, जो घोषणाएं हो रही हैं वो चुनावों के लिहाज से। लेकिन मौजूदा सरकार ये कह रही है कि ये भाई आम बजट जैसे आते हैं वैसे ही ये बजट रहेगा, चुनावों से इसका कोई लेना देना नहीं है, चुनाव नहीं भी होते तो भी जनहित की तमाम योजनाएं इसमें साधी जाती हैं, वो तमाम चीजें होती। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष के तौर पर विपक्ष इसे कैसे देखता है और आम जनता इस बजट को कैसे देखती है, क्योंकि कई अहम मुद्दे हैं और कर्मचारी वर्ग में भी एक तरह से लगातार आंदोलनों का दौर जारी है। 4-4.5 साल में कई आंदोलन, एनएचएम कर्मचारी अभी भी हड़ताल पर हैं, गेस्ट टीचर्स की हड़ताल देखी, रोडवेज कर्मचारियों की हमने हड़ताल देखी, प्रदेश में जिस तरह से किसानों का मुद्दा है उसको किस तरह से एड्रेस किया जाएगा, सिंचाई की व्यवस्था क्या रहेगी, और इन तमाम चीज़ों के बीच कुछ ऐसी स्कीमें जो केंद्र सरकार ने शुरू की हैं उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसमें क्या सरकार अपनी तरफ से कुछ बजट ऐड करे, क्योंकि अल्टीमेटली गोल हर राजनीतिक पार्टी का यह है कि चुनाव के बीच अगर वो जाए तो लोगों में संदेश जाए कि ये पार्टी वो है जिसने सभी हितों का ध्यान रखा है और चुनावी फायदा उसमें लिया जाए। एक चीज है जो हमारे भारतीय समाज में कि हम क्षणिक भर तो तमाम चीजों में भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी तमाम चीजों को भूल भी जाते हैं। अगर कहीं कुछ बुरा हुआ है उसको कुछ दिनों तक हम याद रखते हैं, कुछ खामियां रह गई हो कुछ दिनों तक उसका विरोध भी करते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ फायदा होता हुआ दिखेगा तो आप तमाम चीजें भूल भी जाते हैं। राजनीति भी तमाम चीजों को समझती है और ये जानती है कि अगर ये आखिरी पल में कुछ बेहतर कर गए तो तमाम पीछे जो कमियां विपक्ष गिनाता रहा है और जो लोगों के विरोध के जरिए, मार्च के जरिए, प्रदर्शन के जरिए झलकती भी रही हैं, वो शायद तमाम चीजें धुल जाएं। ये तमाम चीजें हैं, खास मेहमान हमारे साथ हैं और उनसे हम लगातार इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। तो चुनावी महीने हैं, कुछ चंद महीनों के बाद चुनाव सर पर है, विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव हो, उससे पहले बजट। तो सवाल है, उन तमाम सवालों के बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं। रेणु भाटिया जी, आप कुछ कह रही थी, वो बात आपकी बीच में रुकी है, अगर वहां से कंटिन्यू करना चाहें तो सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूं। मैं केवल इतना कहना चाह रही थी कि यदि ये बजट सत्र है या कभी भी विधानसभा का सत्र रहा, बजट सत्र को विशेष तौर पर हम महत्व देते हैं क्योंकि साल का पूरा फंडिंग और पूरा सिस्टम कैसे होगा कार्यान्वित, उसके ऊपर चर्चा होती है, तो ये इम्पोर्टेंट एक सत्र माना जाता है। परंतु आपने पिछले हमारे 4 सत्र जब देखे हैं और उनको अगर आप कंपैरेटिवली 4 पिछली सरकारों के बजट सत्रों में करें तो हमारा एक रूटीन बजट सत्र है। पहले बजट सत्र में एक रूटीन बजट दिया गया जो
राज्य के लोगों के लिए उपयोगी था। सेकंड में जो कमियां पहले में रही उनको दुरुस्त किया गया। इस तरह से हम बढ़ते गए और ये फाइनली लास्ट बजट इस सरकार का नए चुनाव से पूर्व, उसमें ये देखा जाएगा कि किस किस क्षेत्र में कहीं कमी रही थी, उसको कितनी जल्दी कैसे हम पूर्ण कर सकते हैं, ताकि जनता का हित रहे। जनता ने हमको 5 वर्ष दिए थे विश्वास के साथ, उनको हमने कैसे पूरा करना है। तो हमारा जो एजेंडा होता है वो चुनाव से रिलेटेड नहीं होता कि चुनाव आ रहे हैं तो हम बजट सत्र भी दुरुस्त करें, काम भी दुरुस्त करें और लोगों को 4 साल तक तड़पाते तरसाते रहें। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ठीक है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। इक्वल लेवल पर ठीक है, ठीक है रेणु जी, मैं आता हूं आपके पास। इक्वल लेवल पर हम काम करते हैं। ठीक है प्रदीप, मैं आपके पास आऊं। उससे पहले ललित नागर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित जी, सरकार कह रही है यह रूटीन बजट है, चुनावी बजट नहीं है। हमने जो कुछ पिछले बजट में किया है उन तमाम चीजों में कुछ कमियां रह गई होंगी तो इस बजट से हम पूरा करेंगे। आपको लग रहा है जो ये रूटीन बजट की बात कही जा रही है ये रूटीन बजट होगा, चुनावी बजट नहीं होगा? 2014 में जब चुनाव हुए थे 156 इन्होंने वादे किए थे, कहीं 15-15 लाख देने की वादा किया था और 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, 370 धारा हटाने की बात करी थी, मंदिर बनाने की बात करी थी। वो जुमले आज कहां चले गए? वो पूरे हुए क्या? जैसे उस समय इन्होंने जुमले फेंके थे ऐसे ही आज ये चुनावी बजट है। ये केवल चुनाव को देखते हुए इस बजट में लोक लुभावने सपने दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं रेणु जी से कि पिछले 4 वर्ष में जो अब तक के बजट आए हैं उनमें आपने क्या दिया, उनमें आपने क्या किया? आप एक चीज भी बताइए कि किसानों के लिए आपने क्या दिया था, मजदूरों के लिए आपने क्या किया था, व्यापार को आपने क्या दिया? इस बजट में आप केवल जुमलेबाजी पेश कर रहे हैं, लोगों को लोक लुभावने दिखाकर वोट ऐंठने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं हरियाणा प्रदेश की जनता अब उन जुमलेबाजी में आने वाली नहीं है। जो आपने 15-15 लाख की बात करी थी, युवाओं को रोजगार देने की बात करी थी, 9,000 और 6,000 भत्ता देने की बात करी थी, आज मुझे बताइए, आप क्लियर करिए कि आपने इस बजट में व्यापारियों को क्या दिया है, आपने किसानों के लिए क्या दिया है? किसान पिछले 4 वर्ष से मारे मारे घूम रहे थे, आपने उनको कनेक्शन तक नहीं दिए, उनकी फसलें खराब होती थी और आप 3 महीने पहले आपने उनको कनेक्शन देने का वादा किया है। बताइए पिछले 4 वर्ष में आपने क्या किया है? हरियाणा प्रदेश की जनता, एक एक आदमी जानता है कि ये बजट केवल और केवल चुनावी वोट लेने के लिए आप ये पेश कर रहे हैं। ठीक है रेणु जी, मैं आपके पास आऊं। उससे पहले प्रदीप का भी एक सवाल ले लेता हूं, दोनों को आप काउंटर कीजिएगा। प्रदीप जी। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही है कि जैसे पिछले बजट थे उसी तरह का बजट होगा, तो फिर तो मैं कहता हूं कि हरियाणा प्रदेश की जनता को वैसे ही निराश करेगा जैसे पहले बजट के दौरान हरियाणा प्रदेश की जनता निराश हुई। क्योंकि मैं बीजेपी प्रवक्ता को तथ्यों के साथ बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज इन लोगों ने बनाए, कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई, कितने पीजीआई बनाए, खिलाड़ियों के लिए इन लोगों ने क्या किया, किसानों के लिए क्या किया। जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी जो किसानों के लिए, जो कि प्राइवेट हाथों में दे दी गई थी, किसानों के जबरदस्ती पैसे हटने का काम किया था। अगर इस तरह के तानाशाही पूर्ण निर्णय लिए जाने हैं या इस तरह के बजट पेश करने की आप बात कर रहे हैं या इस तरह के निर्णय लेने की बात कर रहे हैं तो फिर तो ये तो निराशाजनक ही है। इससे फिर उम्मीद करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा झूठ की राजनीति, जुमलों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। किसी भी विश्वविद्यालय में, हरियाणा प्रदेश के विश्वविद्यालयों की बात करूं, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करूं, तो विश्वविद्यालयों के हालात आज इतने दयनीय हैं कि वेतन बांटने के लिए भी विश्वविद्यालयों के पास पैसा नहीं है। ये मैं स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात करें, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की बात करें, रोहतक और कुरुक्षेत्र की, तो इन दोनों में जो कि प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय हैं, वेतन बांटने के लिए पैसे नहीं है। डिस्टेंस एजुकेशन से जो है पैसा इकट्ठा करके वेतन बांटे जाते हैं। गैर शिक्षक कर्मचारी और शिक्षकों को वेतन के लाले पड़े हुए हैं और बजट शिक्षा को विशेष बजट की जरूरत है, विशेषकर यूनिवर्सिटी व कॉलेजेस को जरूरत है, पीजीआई को जरूरत है। परंतु पता नहीं लगातार कर्जा तो हरियाणा प्रदेश का बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कर्जा था वो तो दुगना कर दिया, परंतु सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है।
न शिक्षा में सुधार हुआ, न स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ, न मेडिकल कॉलेज बने, न पीजीआई बने, न कोई नई यूनिवर्सिटी बनी, न खिलाड़ियों को कोई प्रोत्साहन दिया गया। यहां तक कि खिलाड़ियों को दी जाने वाली राशि में भी कभी कटौती कर दी जाती है, तो कभी नए नए नियम थोपकर उनको इनाम देने से बचने का प्रयास किया जाता है। तो अगर इसी तरह का बजट रखना है तो फिर तो निराशाजनक होगा। भारतीय जनता पार्टी ठीक है प्रदीप, जवाब ले लेते हैं आधार पर ये कह रही हैं। ठीक है प्रदीप, जवाब ले लेते हैं। रेणु जी, ये तमाम चीजें उठाई हैं प्रदीप ने भी। अगर इससे पहले आप लोगों ने जिस तरह से वादे किए थे, जो चुनावी वादे थे चुनाव में आने से पहले, सरकार बनने से पहले, उनमें से कितने वादे पूरे हुए, और सरकार ने पहले बजट में जो घोषणाएं की थी वो कितनी पूरी हुई, दूसरे में कितनी पूरी हुई, तमाम चीजें जनता भी जानती है और विपक्ष भी उन तमाम चीजों पर सवाल उठाएगा। ऐसे में इस बजट में आप कह रहे हैं रूटीन बजट है, प्रदीप कह रहे हैं अगर रूटीन बजट है तो ये निराशाजनक होने वाला है। देखिए, मैं सिर्फ इतना बारी बारी में दोनों अपने भाइयों की बात का जवाब दूंगी। बिल्कुल, मैं केवल रूटीन बजट, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको एक इशारे से बात को समझना चाहिए कि मैंने जब कहा कि रूटीन बजट, उसका मतलब चुनावी बजट नहीं होता है। रूटीन बजट का मतलब होता है कि हम पूरे 5 वर्षों तक जनता के साथ एक रूटीन में थे। हमने कोई जनता को मूर्ख बनाने का काम पिछली सरकारों की तरह नहीं किया कि चुनाव आएंगे तो इन लोगों को कुछ ना कुछ रेवड़ियां बांटेंगे। आता हूं ललित जी, आता हूं। भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। एक मिनट, अब मैं अपनी पूरी बात कर लूं, क्योंकि मैंने दोनों भाइयों की बातों को, इल्जामों को सुना है, तो मेरा दायित्व बनता है मैं अपनी बिल्कुल उस बात का जवाब जरूर दूं। बिल्कुल, मैं अपने ललित भाई को जवाब देना चाहती हूँ। मेरे क्षेत्र से, फरीदाबाद से आते हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और मैं समझ सकती हूँ कि ये मजबूर हैं अपनी पार्टी का आज प्रवक्ता के तौर पर आए, उसका जवाब जरूर इन्होंने विपक्षी तौर पर देना है। परंतु मेरा भाई खुद बता दे कि ये स्वयं आज की डेट में विधायक है हमारी सरकार में, अपने क्षेत्र में क्या इन्होंने काम कराए हैं कि नहीं कराए, ये बता दे, क्योंकि जनता ने तो इनको भी चुनकर भेजा है ना। यदि ये इस बात को एग्री करते, क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी ने 90 के 90 विधायकों के क्षेत्र में दौरा किया, इनके भी किया है, ये साथ रहे कई बार, जवाब देना चाह रहे हैं ललित जी भी हुआ, और 90 के 90 क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बराबर का धनराशि बांटी, जहां जहां जिस काम की ज्यादा आवश्यकता थी वहां पर किया। मेरे भाई कहते हैं हम जुमले करते हैं, ये बता दें फरीदाबाद की मैं बात करूं, क्योंकि हम दोनों बात पूरी कर लेते फिर आता हूं। तो केवल फरीदाबाद का एक सेकंड मेरी भाई पूरी बात होने दीजिए, अदरवाइज समझ नहीं आएगी तो वो जुमला कहलाएगा। नहीं ठीक है आप पूरी बात कीजिए। मैं सिर्फ इतनी शॉर्ट में बात करूंगी कि फरीदाबाद को सिर्फ हम ले लेते हैं, बाकी 21-22 डिस्ट्रिक्ट को फिलहाल छोड़ते हैं। बीके हॉस्पिटल यहाँ है, 10 वर्षों तक मेरे भाई की सरकार रही, केंद्र में भी प्रदेश में भी, परंतु इन्होंने कभी बीके हॉस्पिटल में हार्ट सर्जरी, हार्ट ट्रीटमेंट, वॉल्व लगाना या स्टंट लगाने के ऊपर विचार किया? नहीं किया। हमारी सरकार ने किया कि अगर कोई गरीब आदमी को हार्ट अटैक होता है या उसे हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो उसे सस्ते रूप पर स्टंट की सुविधा हो। मैंने स्वयं अपनी कामवाली के भाई का स्टंट यहाँ लगवाया और सरकारी रेट्स में लगा। इस सबूत के साथ मैं बात कर रही हूँ। दूसरी बात, इसी बीके हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स नहीं होते थे और अंबाला में, कुरुक्षेत्र में, रिवाड़ी में कई स्थानों पर वेंटिलेटर्स नहीं थे, वहां पर वेंटिलेटर सुविधा हुई। अदरवाइज किसी भी आम नागरिक को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर अपनी जेबों को खाली कर, अपने आप को कर्जदार कर अपनी जमीनें बेचनी पड़ती थी ताकि वाड्रा की जमीनें ले सके। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो किए गए। इनकी सरकार के दौरान रेल फैक्ट्री, जो रेल फैक्ट्री, कोचर फैक्ट्री का जो रिपेयरिंग का सिस्टम था वो सालों से बंद पड़ा था, वो हमारी सरकार ने आकर चालू किया और सोनीपत में उसको लागू किया ताकि वहां के आम आसपास के लोगों को उसमें नौकरियां भी मिले, उसमें काम मिले, आमदनी हो उनकी और ये सुविधा बढ़े। तो ये कौन से काम है? क्या हम ये काम बड़े लोगों के लिए कर रहे हैं? आयुष्मान योजना के तहत वो लोग जो इमरजेंसी में बेचारे, जिन्होंने अपना जीवन गला दिया हमारे लिए, आपकी और मेरी सुविधा के लिए, आपके और मेरा जीवन सफल रहे उसके लिए, उनको और उनके जीवन साथी को, पत्नी को आयुष्मान योजना के तहत उनका इस बुढ़ापे में इलाज करने की बात हुई, तो क्या ये अमीरों के लिए हुआ, बिजनेसमैन के लिए हुआ, किसके लिए हुआ? कभी भी गरीब लड़की ने, मैं अपनी पर्सनल काम वाली की बात अगर कहूं तो उसकी 12 वर्षीय बेटी है, उसका भी हमने बैंक खाता खुलवाया, जिन्होंने कभी उम्मीद ही नहीं करी थी कि उनका तो क्या, कभी उनके बच्चों का भी बैंक खाता हो सकता है, जिन्होंने कभी बैंक का मुंह नहीं देखा था। डायरेक्ट ट्रांजैक्शन
कोई भी मजदूर आज काम करता है। ठीक है रेणु जी, रेणु जी अब जवाब ले लेते हैं, रेणु जी अब जवाब ले लेते हैं, ठीक है किसने कराया? ठीक है रेणु जी अब जवाब ले लेते हैं। ललित जी, जी ललित जी, जुमले अगर ये बोलते हैं कि जुमले, तो ये जुमले तो बड़ी प्रदीप उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। तो ये तो डायरेक्ट पब्लिक से डीलिंग बात है। रेणु जी चैनल के जवाब, माध्यम से हरियाणा की ठीक है, जनता मेरे से एक पॉइंट को ठीक है, सुन रही होगी और अभी मैं आपको मेरी ठीक है रेणु जी, ललित जी की बात सुन लेते हैं। और पॉइंट बताऊं जी ललित जी, अब मेरी ठीक है सुनिए, अब आप मेरी सुनिएगा। ये सबसे पहले जुमला अगर किसी ने कहा तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने ही कहा था कि ये तो चुनावी जुमले थे, ये हम नहीं उन्हीं से कहते आ रहे हैं। केवल इतना पूछना चाहता हूं, जो 156 वादे किए थे क्या हुआ उनका? क्या वो आपने पूरे किए? वो जुमले हैं या नहीं है? एक बात। दूसरे नंबर पे इन्होंने फरीदाबाद की बात करी। मैं फरीदाबाद की बात बताता हूं आपको। रेणु जी फरीदाबाद के बारे में जब देश की सरकार थी, हुड्डा साहब की सरकार थी, ठीक है, हुड्डा साहब की सरकार थी, तो फरीदाबाद के अंदर मेट्रो रेल हमारी सरकार ने बनाई और खट्टर साहब और मोदी जी उद्घाटन करने पहुंच गए। हमारी सरकार ने वहां पे बदरपुर का फ्लाईओवर बनाया, IMT बनाया। बात करते हैं बीके हॉस्पिटल की, मैं कहना चाहता हूं बीके हॉस्पिटल पड़ोस में ESI मेडिकल हमारी कांग्रेस सरकार ने बनाया, कई हजार करोड़ रुपए लगे। इन पे तो स्कूलों के कमरे भी नहीं बन रहे, इन पे तो स्कूलों के कमरों के मेंटेनेंस नहीं हो रहे, इन पे तो स्कूलों में टीचर नहीं लग रहे, इन पे तो हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं लग रहे, वहां मशीनें नहीं है। क्या बात कर दी? कोराली में आके देखिए, तिगांव में देखिए, होडल में देखिए, क्या बुरा हाल है। आप लोग बात करते हैं, झूठ की बात करते हैं। आप गीता की आप गीता की बात करते हैं, मंदिर के नाम पे वोट मांगते, मस्जिद के नाम पे वोट मांगते। सरकार ने तो आपको खुली छूट, खुला पैसा दिया हुआ था। आपने अपनी जनता के लिए, अपने क्षेत्र की आपको जनता समझती है। अब जुमलेबाजों की सबको पता लग गई। टिकट लेने की बात करते हैं। यदि आप अपने शहर में जहां पर करोड़ों रुपए की हरियाणा में आप लोगों ने हरियाणा प्रदेश में वो सरस्वती नदी के ऊपर 100 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए। 300 करोड़ रुपए गीता महोत्सव में खर्च कर दिए। क्या मिलने वाला है महोत्सव से? क्या मिलने वाला है सरस्वती नदी से? जुमलेबाजी नहीं चलेंगे, झूठोबाज नहीं चलेंगे, की जनता सब जानते हैं। ठीक है प्रदीप, आपका रुक करूं। किसानों के आप खाद के रेट बढ़ा दिए, किसानों के आपने वजन कम कर दिया खाद का। अब किसानों के हिमायत बनते हैं किसान। अरे मेरे फरीदाबाद के अंदर 2 साल से हड़ताल पर बैठे हैं, उनको मुआवजा आप लोगों ने नहीं दिया। 19 गांवों के किसान, INE के किसान बैठे हैं। कौन सा ऐसा हेडक्वार्टर नहीं है, कौन सा ऐसा जिला नहीं है जहां पे हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी आज हड़ताल पर बैठे हैं। आज वो आपके लिए जगह जगह नारे लगा रहे, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे। आप खट्टर साहब, आप उनको क्यों नहीं संभालते? अरे आप बेटी बचाओ करते हो। आपको याद पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के ऊपर जिनके हाथ बेचारी बच्चा था, उसके ऊपर पानी गिर गई, डंडों से पिटाई कर दी गई। आप बात करते हैं बेटी। एक और कही थी आपने, अभी सुनिए मेरी बात, अभी एक बार और। आपने कहा था कि खाते खुलवा दिए और मेरी नौकरानी के खाते में इतने पैसा आ गए। अरे आपने तो करोड़ों खाते खुलवा दिए और उन खातों में जो गरीबों ने बेचारे ने 500, 1000, 2000 डाले, आप और मोदी सरकार और खट्टर सरकार तो उन्हें भी खाए। बेचारे के खाते में 15 लाख दिया। ठीक है, ठीक है, प्रदीप को लेके आता हूँ। ठीक है नागर साहब और रेणु जी, प्रदीप अपना पॉइंट रखना चाह रहे हैं इन तमाम चीजों के बीच। प्रदीप, ठीक है प्रदीप, आपने प्रदीप आप अपनी बात रखिए। खट्टर साहब ने हरियाणा प्रदेश का उसको डबल कर दिया आप लोग ने। नागर साहब और हरियाणा प्रदेश में नागर साहब मैं आता हूँ आपके पास। अभी मेरी बात, रेणु जी मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, इस चर्चा के बीच में प्रदीप को लेके आते हैं। प्रदीप आपका क्या पॉइंट है? ठीक है नागर साहब मैं आता हूं आपके पास, दोबारा आऊंगा आपके पास। नागर साहब, डीजल और पेट्रोल पे 3 बार वेट बढ़ा दिया। क्या बात कर दी इन्होंने? डीजल के रेट 1.5 गुना किए इन्होंने। प्रदीप आप अपनी बात रखिए। भ्रष्टाचार खत्म करने की, आज भ्रष्टाचार हो रहा है, फाइनेंस में भ्रष्टाचार हो रहा है।
बिजली के महकमे में भ्रष्टाचार हो रहा है। शाकिर जी, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मैं गिनवाने लगूं, बहन जी ने, बीजेपी प्रवक्ता ने चुनाव घोषणा पत्र तो जरूर पढ़ा होगा। मैं इनके दावे के साथ कहता हूं, अगर ये 1 दर्जन भी चुनाव घोषणा पत्र की घोषणाएं वो बता दे जो सैकड़ों की संख्या में की गई थी, वो घोषणाएं 1 दर्जन घोषणाएं ऐसी बता दे जो पूरी की हो। मैं बात कर रहा हूं पीजीआई की, कि कितने पीजीआई खोले गए। पर मैं बताता हूं पीजीआई कितने खोले इन लोगों ने, कितने मेडिकल कॉलेज खोले। इन लोगों ने ये कहते थे कि स्पेशल लड़कियों के लिए स्पेशल बसें चलाई जाएंगी शहरों के लिए, उनमें सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, उनमें विशेष गार्ड तैनात किए जाएंगे। आज हालात ये है कि हमारी बहनों को बस की छत पर बैठकर शिक्षण संस्थानों में आना पड़ता है। और मैंने जो एजुकेशन के बजट के बारे में बताया, जो शिक्षा के जो हालात हैं, आज स्कूली शिक्षा के हालात तो ऐसे हैं कि विद्यार्थी स्कूल के बच्चों को ग्रेस मार्क्स देकर पास किया जाता है ताकि रिजल्ट सुधारा जा सके। अगर मैं किसानों की बात करूं तो चुनाव से पहले तो इतने बड़े जुमले भारतीय जनता पार्टी ने छोड़े थे। जब चुनाव अपनी मांगों को लेकर फिर इनके घोषणा पत्र में की गई घोषणाओं को पूरा कराने के लिए, दबाव बनाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, तो इनकी सरकार ने नियत किसानों पर गोलियां चलवाने का काम किया था। जब विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे तो लाठीचार्ज कराकर उनको गंभीर चोटें मारने का काम किया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश का दवा घोटाला स्वास्थ्य सेवाओं का आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है। और मुख्यमंत्री जी का मौजूदा समय में दुष्यंत चौटाला जी ने दस्तावेजों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री जी के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से हुआ जो घोटाला, क्योंकि ग्रीन बेल्ट में जो रास्ता दिया गया और 1000 करोड़ रुपए का जो फायदा हुआ वो प्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से हुआ। तथ्यों के साथ मैं बात कर रहा हूं। अगर मेरी बहन ये कहेगी कि हम जांच कराएंगे, ये कराएंगे, तो मैं उनके पहले ही कह देता हूं, अगर आप ये कहती कि हम जांच कराएंगे, ये कराएंगे, तो आप अपना पता दीजिए। मैं आरटीआई के द्वारा प्राप्त किए गए प्रत्येक दस्तावेज आपको भिजवाने का काम करूंगा। और मैं दावा करता हूं कि आज तक जितने भी हरियाणा प्रदेश में घोटाले हुए हैं, उनसे बड़े घोटाले भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। दवा घोटाला ले लीजिए, जमीन घोटाले ले लीजिए, आप किस तरह की बातें कर रही हैं। आज प्रदेश के शिक्षण संस्थान विशेषकर स्टेट यूनिवर्सिटीज बंद होने की कगार पर हैं। दुकानों के किराए से, कैंटीन के किराए से, विद्यार्थियों की फीस से और डिस्टेंस एजुकेशन से यूनिवर्सिटी चल रही है। परंतु आपको यह पता होना चाहिए कि शिक्षा को कमाई का साधन नहीं है, शिक्षण संस्थान को कमाई का साधन नहीं है, बल्कि हेल्थ और एजुकेशन तो फ्री होनी चाहिए थी। आपने इस तरह के जुमले तो छोड़ दिया। ठीक है प्रदीप, रेणु जी से इसका टेक ले लेते। रेणु जी, उसके बाद मुझे नागर साहब के पास जाना है। देखिए शंकर भाई जी, मैं बड़ा ताज्जुब कर रही हूँ कि मेरे प्रदीप भाई कौन सी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जननायक जनता पार्टी की नीतियों को बोल रहे हैं। हम तो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। आप सत्ता में बैठे हो, आप सत्ता में बैठे हो, हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे। बड़ा ऊंचा बोले, आपकी जवाबदेही बनती, जवाब दीजिए आप। अपनी बात को करने का, मेरा जवाब सुनने का भी थोड़ा सा ठीक है, सुन लेते हैं। मेरे फैक्ट रखे, आप आंसर दीजिए ना। आप 1 दर्जन घोषणाएं बता दीजिए जो पूरी की आपने। बहुत एग्रेसिव होकर अपनी बातें रखी और जिस बात का कोई बेस नहीं है। आप वो व्यक्ति हैं, आप वो पार्टी हैं और हमसे सवाल कर रहे 4.5 वर्ष के हमारे कार्यकाल की, जिसमें हमने राज्य का कोई कोना लाभ से पूरा करके नहीं छोड़ा, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा। वो इसलिए बता रही हूं कि आप वो व्यक्ति हमसे प्रश्न कर रहे हैं जिनको अपनी ही पार्टी के कुछ सीनियर्स ने, आपकी पार्टी के जो अन्नदाता, आपकी पार्टी के जो बुजुर्ग बड़े हैं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है बहन जी। वो लोग ये मेरे सवालों का जवाब नहीं कर रहे हैं जिनके ऊपर मोहर आपके परिवार ने लगाई है कि आप लोग ऐसे देशद्रोही हैं, ऐसे गद्दार हैं। ये मेरे सवालों के जवाब नहीं है। इस प्रदेश की जनता देख रही है, सुन रही है। जनता चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता देख और सुन रही है। व्यक्ति ने बोला, तथ्य पे बात कीजिए। टीवी चैनल ने एक बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपकी सरकार ने उन्हें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दी और नए समय पर शहीदों के परिवारों को मिलने वाली जो ठीक है, ललित जी अपना पॉइंट रखना चाह रहे हैं। रेणु जी प्रदीप, मेरे पास समय कम है। ललित जी एक अपना पॉइंट रखना चाह रहे हैं। ललित जी के पास, ठीक है ललित जी, आप अपना टेक रख सकते हैं, इसलिए ललित जी व्यर्थ में समय गवा रही है। मैं कहना चाहता हूं, ये बजट पत्र के आज है
सबसे मेरा है बजट 5 मार्च ये बोला गया था कि मार्च तक चलेगा, ऐसा क्या कारण कि ये 27 फरवरी को ही खत्म कर रहा है? एक ये बात जवाब दे। दूसरे नंबर पे क्या डर दिखाई दे जो 5 मार्च तक 27 को ही खत्म कर रहे हैं? दूसरे पे एक एक चीज बताएं कि इन्होंने शिक्षा के लिए क्या दिया है, ठीक है, ये क्या दिया है, चिकित्सा क्या दिया है, और इन्होंने जो शिक्षा जो जरूरी है, शिक्षा जरूरी लुभावने की तरह ये भाग रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि ये एक बजट कम क्यों किया और ये उसमें से कट के इधर क्यों कम कर दिया, ये मुझे बताएं। ठीक है ललित जी, आपका पॉइंट आया, मेरे पास समय है। वीरेंद्र सोनी जी, फाइनल कमेंट के लिए मैं आपके पास एक बात ये अभी ठीक है, अभी 2 मिनट अभी पहले हमारी एनजीए थी कि ललित जी मेरे पास समय बहुत कम रह गया है, मैं पॉइंट लूंगा आपका। ठीक है वीरेंद्र सोनी जी, फाइनल कमेंट के लिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। आखिर ये बजट हंगामेदार रहने की उम्मीद नजर आ रही है। जिस तरह की बहस यहाँ देखने को मिल रही है, लग नहीं रहा है आसान होगा सरकार को तमाम सवालों के जवाब देना, और बजट आने के बाद जो सड़कों पर हमें देखने को मिलेगा। फाइनल कमेंट के लिए वीरेंद्र सोनी जी। जी, रेणु भाटिया जी प्रखर प्रवक्ता है, अच्छी बात है पार्टी के लिए जी। रेणु भाटिया जी प्रखर प्रवक्ता है, अच्छी बात है पार्टी की, लेकिन ये तो सरकार के प्रतिनिधियों से भी अधिक उपलब्धियां गिना रही हैं। अगर आपकी इतनी उपलब्धियां हैं, आप दिल्ली में अपनी उपलब्धियों के होर्डिंग्स लगाते हैं, दिल्ली में लाखों रुपया प्रचार पर खर्च करते हैं, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ आपकी उपलब्धियां देखने के लिए आते हैं तो आप उनको आने नहीं देते, उनको रोक लेते हैं। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य में, अगर स्कूल में और अस्पताल में आना चाहते हैं तो आप आने दीजिए, आपकी उपलब्धियां हैं तो दिखाने दीजिए ना, आप उनको रोक देते हैं। फिर दूसरी बात है कि विधानसभा का सत्र होने जा रहा है तो इसमें 400 प्रश्न लगे हैं, स्टार और अनस्टार मिलाकर, और प्रश्न पूछने वाले कौन लोग हैं? बीजेपी के विधायक। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जो अपनी सरकार से पूछना चाहते हैं। ये आप कहेंगे सरकार की पारदर्शिता भी हो सकती है, 20 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं, तो मतलब सरकार से भी लोगों की अपेक्षा है। मुख्यमंत्री जी अभी भी तत्पर हैं, उपलब्धियां हैं, मैं नहीं मानता, ये नहीं कहता कि उपलब्धियां नहीं है, लेकिन इतनी उपलब्धियां भी नहीं है जिसका इतना ज्यादा बखान किया जाए। ये चुनावी बजट है, सब लोग मानते हैं, आप कुछ भी कहें भाई ये पुरानी बोतल में नई शराब या कुछ भी कहे, बजट में तो चुनाव को ध्यान में रखकर ही बजट तैयार किया जाता है। हर पार्टी करती है, आप उससे कोई अलग नहीं है, हर पार्टी करती है और करना भी चाहिए, क्योंकि जब चुनाव है, आपकी परीक्षा की घड़ी है, तो आप चुनाव के समय में हर वर्ग का ध्यान रखेंगे। जरा पहले जो बजट खड़ा होगा इस बार जरा उसमें मतदाताओं को लुभावने के लिए कुछ आकर्षण भी पैदा करेंगे, सभी करते हैं, कोई अलग बात नहीं है। लेकिन एक बात ये भी है, माननी पड़ेगी, अभी विकास की बहुत गुंजाइश है। विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं तो इनके पास भी का आधार है, अभी जमीनी धरातल पर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, और इसलिए मुख्यमंत्री जी इतनी मेहनत कर रहे हैं। उनको पता है जितने शिलान्यास अब हो रहे हैं इससे पहले कभी नहीं हुए, चुनावी वर्ष में होते हैं, सभी पार्टियां करती हैं, कोई आप उससे अलग नहीं है। चुनावी वर्ष में सभी मेहनत करते हैं और आपको मेहनत करनी चाहिए, करनी भी पड़ेगी, लेकिन इतनी उपलब्धियां नहीं है जितनी आप गिना रहे हैं। जमीनी धरातल पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, मेरे पास समय बहुत कम है, सभी मेहमानों से मैं माफी भी चाहूंगा, सबको समय देने में मैं असमर्थ रहा, लेकिन जितना भी समय मिला तमाम चीजें आप लोगों की सामने आई। रेणु भाटिया जी आपका बहुत शुक्रिया, ललित नागर जी आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रदीप देसवाल आपका बहुत शुक्रिया, वीरेंद्र सोनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। तो बजट सत्र सरकार के लिए भी परीक्षा है, और इस बजट से आखिर आम जन को क्या कुछ मिलने वाला है उस पर भी नजर रहेगी कि चुनावी वर्ष में अगर बजट आता है तो हमेशा जो तमाम सरकारों का भी रहा चुनावी बजट कहा जाता है और उम्मीदें काफी ज्यादा रहती हैं।